नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम अशोक कुमार है और अपने साथ मिलकर डिस्कस कर रहे हैं राज्य व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी। तो आपने अभी तक केंद्र का प्रशासन देख लिया है, राज्य का प्रशासन देख लिया है। अब अपने जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। तो अभी जो अपने डिस्कस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश, या जिनको हमने इंग्लिश में यूटी कहते हैं, यूनियन टेरिटरी। ठीक है। तो भारत के कुछ भाग ऐसे हैं जिनको किसी भी राज्य की सीमा में शामिल नहीं किया गया है। अगर कोई भारत के भौगोलिक क्षेत्र का ऐसा भाग है जिसको किसी भी राज्य की सीमा में शामिल नहीं किया गया है, तो उसके ऊपर जो प्रशासन होता है वो केंद्र का होता है। इसीलिए इसको नाम दिया गया केंद्र शासित। जो केंद्र के द्वारा शासित क्षेत्र हैं उनको अपने केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। तो पहली बात तो अपने को ये जानना है कि ऐसे प्रदेश क्यों बनाए जाते हैं, ऐसा क्षेत्र क्यों जोड़ा छोड़ा जाता है जिसको किसी भी राज्य के अंदर शामिल नहीं किया गया है। दूसरी बात अपने को यह भी जानना है कि इन क्षेत्रों के प्रशासन में और सामान्य राज्य के प्रशासन के अंदर अंतर क्या होता है। तो दोनों ही चीजें अपने को जाननी है। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश बनाए क्यों जाते हैं, या अगर उससे पहले अपने इसका अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है ऐसा क्षेत्र जो किसी भी ऐसा क्षेत्र जो किसी भी राज्य की सीमा में शामिल नहीं किया गया है, शामिल नहीं किया गया है। अतः अतः ऐसे क्षेत्रों पर केंद्र का शासन लागू होता है। ठीक है। तो ये तो मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश का। अब अपने ये देखते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश बनाए क्यों जाते हैं, या ऐसे क्षेत्र अलग से रखे क्यों जाते हैं। तो अगर अपने केंद्र शासित प्रदेश बनाने का कारण देखें, तो अपने कारण की बात करें कि ऐसे क्षेत्र क्यों बनाए जाते हैं, तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे भारत के अंदर 6 केंद्र शासित प्रदेशों की अगर अपने बात करें, तो एक अगर अपने कारण माने तो एक कारण हो सकता है प्रशासनिक कारण, कि प्रशासनिक व्यवस्था का ध्यान रखते हुए या प्रशासनिक सुविधा का ध्यान रखते हुए, उदाहरण के प्रशासनिक कारण के कारण दो जो क्षेत्र है उनको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, दिल्ली और एक है चंडीगढ़। ठीक है। क्योंकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है तो स्वाभाविक सी बात है इसे किसी भी राज्य सरकार के हाथ में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये भारत के अंतरराष्ट्रीय संबंधों की राजधानी भी है। अतः इसको केंद्र ने अपने हाथ में रखा हुआ है। वैसे चंडीगढ़, क्योंकि जब पंजाब और हरियाणा का बंटवारा हुआ तो यह निर्धारित नहीं किया जा सका कि चंडीगढ़ किसके पक्ष में जाएगा। अतः चंडीगढ़ को जो है केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो प्रशासनिक कारण से केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जा सकते हैं। वैसे ही कुछ केंद्र शासित प्रदेश होते हैं जो सांस्कृतिक विविधता के कारण, या चूंकि वहां पर रहने वाले लोग जो हैं उनकी अपनी एक विविधता है, अतः इन्हें किसी भी राज्य में शामिल नहीं किया जा सकता। उदाहरण आपका हो सकता है पुडुचेरी, जिसे अपने पौंडीचेरी कहते हैं, दमन दादर सॉरी दमन दीयू व दादर नागर हवेली। पहले ये दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, अब इनको दोनों को एक ही बना दिया गया है। तो दमन दीव दादर नागर हवेली हो सकता है। वैसे ही सामरिक महत्व हो सकता है। सामरिक महत्व कि वो देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अतः उन्हें किसी राज्य के हाथ में नहीं छोड़ा जाएगा। जैसे कि आपका एक अंडमान निकोबार हो गया, एक लक्षद्वीप हो गया, एक आपका जम्मू एंड कश्मीर हो गया, एक आपका लद्दाख हो गया। तो इतने केंद्र शासित प्रदेश है भारत में। तो केंद्र शासित प्रदेश किसी भी कारण से बनाए जा सकते हैं, हालांकि इनके पीछे राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि सरकार केंद्र शासित प्रदेश बनाते समय कोई कारण बताए, ऐसा जरूरी नहीं है। सरकार किसी भी क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश बना सकती है, चूंकि अपने जानते हैं कि अनुच्छेद 1, 2, 3 व 4 के तहत
जो केंद्र सरकार है या भारत की संसद है, उसके पास इस चीज की शक्ति है, इस चीज का अधिकार है कि वो किसी भी राज्य की सीमा को बदल सकता है, राज्य की सीमा को निर्धारण कर सकता है। तो अपनी उसी शक्ति का प्रयोग करते हुए जो संसद है वह किसी भी क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश बना सकती है। तो भारत में इतने केंद्र शासित प्रदेश हैं। अपने को मुख्यतः पढ़ना है केंद्र शासित प्रदेशों के शासन के बारे में। तो अगर अपने भारत के अंदर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो दो प्रकार से इनको विभाजित किया जा सकता है प्रशासन के आधार पर। तो भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश है उनको दो अलग अलग श्रेणी किया जा सकता है। एक ऐसे जहां पर विधायिका का अस्तित्व है, मतलब कि है तो वो केंद्र शासित प्रदेश परंतु वहां पर विधायिका भी है, तो ये पूर्णतः केंद्र शासित प्रदेश नहीं होते हैं, आंशिक रूप से केंद्र द्वारा शासित होते हैं। एक ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधायिका नहीं है या जहां पर विधानसभा नहीं है, ये पूर्णतः केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। जहां पर विधायिका नहीं है, जहां पर विधायिका है, अगर इनकी बात करें तो ऐसे दो हैं वर्तमान में अपने पास, दिल्ली है, पुडुचेरी है, और जो जम्मू एंड कश्मीर है वहां पर भी विधायिका बनाई जाएगी। हालांकि अभी तक नहीं बनी है परंतु बनाई जाएगी। बाकी सारे केंद्र शासित प्रदेश ऐसे जहां पर विधायिका नहीं है, जैसे कि चंडीगढ़ हो गया, आपका अंडमान निकोबार हो गया, आपका लक्षद्वीप हो गया, आपका दमन दीव या दादर नागर पूरा नाम जो इसका है वो है, और आपका लद्दाख हो गया। तो ये ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर विधायिका नहीं है, जहां पर विधानसभा नहीं है। ठीक है, तो दो अलग अलग श्रेणियां बन सकती है। जहां पर विधायिका नहीं है अगर उनकी बात करें, मैं इसको श्रेणी बी कहता हूं और इसको श्रेणी ए कहता हूं, केवल समझने के उद्देश्य से, पढ़ने के उद्देश्य से। हालांकि ऐसा कोई भी वर्गीकरण जो है वो संविधान में नहीं किया गया है। अगर अपने इन क्षेत्रों की बात करें श्रेणी बी के, तो अपने को ध्यान रखना है कि जो श्रेणी बी है, बी के इन क्षेत्रों का जो शासन है उनके शासन की जिम्मेदारी दी गई है राष्ट्रपति को। किसको दी गई है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के द्वारा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से किया जाता है, प्रतिनिधि के माध्यम से किया जाता है जिसे उपराज्यपाल, जिसे उपराज्यपाल या प्रशासक कहते हैं, प्रशासक कहते हैं। तो चूंकि यहां पर विधायिका नहीं है तो इन क्षेत्रों का जो शासन है वो किसके द्वारा किया जाता है? संविधान शासन करने की जिम्मेदारी और अधिकार किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। अब राष्ट्रपति स्वयं तो काम करने वाला है नहीं, उसके पास तो वैसे ही बहुत काम है, तो वो क्या करता है, इन क्षेत्रों के अंदर एक व्यक्ति को नियुक्त कर देता है। कई जगह तो उसको उपराज्यपाल कहा जाता है, कई जगह उसको प्रशासक कहा जाता है, दोनों का मतलब एक ही है। उपराज्यपाल कहो या प्रशासक कहो, जैसे अगर दिल्ली के अंदर नियुक्त किया जाता है तो उसको उपराज्यपाल कह देते हैं, जबकि चंडीगढ़ लक्षद्वीप के अंदर प्रशासक होता है। तो कहीं पर प्रशासक होगा, कहीं पर जो है उपराज्यपाल होगा, केवल शब्दावली का अंतर है, अंतर कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो इतनी सी बात है। यहां पर कानून बनाना नहीं बनाना सारा राष्ट्रपति के हाथ में है, और यहाँ की विधायिका की भूमिका जो है, इन क्षेत्रों की विधायिका जो है कि जो काम विधायिका के द्वारा किए जाने चाहिए वो संसद होती है। जैसे कि यहाँ का बजट पास करना, सारी चीजें किसके द्वारा की जाती है? संसद के द्वारा की जाती है। तो इन क्षेत्रों के अंदर तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं है, शक्तियों का कोई बंटवारा नहीं है, यहाँ पर संघवाद की भूमिका लागू नहीं होती है। ये एकात्मक क्षेत्र है, यहाँ राज्य और केंद्र में शक्तियां बटी हुई नहीं है, सारी की सारी शक्तियां किसके पास है? केंद्र के पास है। जबकि अपने दूसरे प्रकार के केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, जिसके अंदर दिल्ली, पौंडीचेरी को या भविष्य में जम्मू कश्मीर को भी जोड़ा जाएगा, जब वहां पर विधायिका गठन कर लिया जाएगा। अभी तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, इसलिए वहां पर विधायिका का गठन किया नहीं गया है, परंतु निकट भविष्य के अंदर वहां पर भी विधायिका का गठन किया ही जाएगा। तो अगर उन क्षेत्रों की बात करें तो जो श्रेणी ए है उसमें शक्ति का बंटवारा होता है। शक्ति का बंटवारा क्यों होगा? क्योंकि वहां पर विधायिका बना दी गई है, विधानसभा बना दी गई है। अगर विधानसभा बना दी गई है तो स्वाभाविक सी बात है उस विधानसभा को कुछ शक्तियां देनी पड़ेगी, और कुछ शक्तियां जो है वह
संसद अपने पास रखेगी या केंद्र अपने पास रखेगा। तो यहां पर शक्तियों का बंटवारा कैसे होता है। अब पहले अगर उससे पहले ये जाने कि विधायिका का गठन कैसे होता है, तो विधायिका का गठन उसी प्रकार से होता है जैसे राज्य के अंदर होता है। तो वहां पर भी विधानसभा के चुनाव होंगे जैसे राज्य के अंदर विधानसभा के चुनाव होते हैं। तो इन क्षेत्रों में जो विधायिका है या विधानसभा है, विधानसभा का गठन तथा प्रक्रिया राज्य के समान होती है। ठीक है, तो वैसे ही जो केंद्र शासित प्रदेश होगा उसको अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाएगा और वयस्क मताधिकार या 18 वर्ष से ऊपर हर व्यक्ति मतदान कर सकता है। प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से ऐसी विधानसभा का गठन किया जाता है, सामान्य प्रक्रिया चलती है। बात आती है शक्तियों के बंटवारे में। जो विधानसभा है, विधानसभा राज्य सूची जो इन क्षेत्रों की विधानसभा है जहां पर केंद्र शासित, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां पर गठन कर दिया गया है विधायिका का, तथा समवर्ती सूची पर कानून बना सकती है। तो साहब इसमें अंतर क्या हुआ, समवर्ती सूची पर कानून बना सकती है, यही काम तो जो राज्यों की विधानसभा होती है वो भी कर सकती है, सूची पर कानून बना सकती है। ठीक है, परंतु अंतर क्या आता है, इन क्षेत्रों के लिए, इन क्षेत्रों के लिए जो भारत की संसद है वह संसद राज्य समवर्ती तथा संघीय सूची पर कानून बना सकती है। तो अगर ये सामान्य राज्य होता ना तो भारत की संसद के पास राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार नहीं होता। भारत की संसद जो है समवर्ती सूची और संघीय सूची पर कानून बना सकती है, परंतु अगर वह केंद्र शासित प्रदेश है तो वहां पर संसद के पास राज्य सूची के विषय जो है उन पर भी कानून बनाने का अधिकार जो है वो समाप्त नहीं होता है, चाहे वहां पर विधानसभा का गठन कर दिया गया है। परंतु अगर वह सामान्य राज्य होता तो विधानसभा का गठन करने के बाद जो संसद की राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति है वह समाप्त हो जाती, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में यह शक्ति समाप्त नहीं होती है। तो राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अंदर विधानसभा गठन होने के बाद भी संसद की शक्ति में कमी नहीं आ रही है। हालांकि जब राज्य बना दिया जाता है तो संसद की शक्ति में कमी आ जाती है, क्योंकि राज्य बनने के बाद संसद जो है वह उस क्षेत्र के लिए राज्य सूची पर कानून नहीं बना सकती। इतना सा अंतर होता है, केवल इतना सा अंतर होता है, बाकी सारी प्रक्रिया वैसे ही चलती है। वहां पर भी एक उपराज्यपाल होता है जिसको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और वो सभी चीजें वैसी ही होती है। एक चीज का अपने को और ध्यान रखना है कि केंद्र शासित प्रदेश, चाहे अब देखो जो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर विधानसभा है तो वहां पर मुख्यमंत्री भी होगा, अगर विधानसभा नहीं है तो वहां पर मुख्यमंत्री नहीं होगा। जहां मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री या मंत्री परिषद है, कहां कहां होगी, दिल्ली और पौंडीचेरी के अंदर होगी, बाकी जगह नहीं है, क्योंकि बाकी जगह विधानसभा ही नहीं है। बिना विधानसभा के आप मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद किसे बनाएंगे। तो जहां मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद है इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो अगर यह सामान्य राज्य होता तो वहां के मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति जो है वो वहां का राज्यपाल करता, जबकि चूंकि एक सामान्य राज्य नहीं है, हालांकि प्रक्रिया सामान्य राज्य की तरह ही चल रही है, इसलिए यहाँ पर मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री जो है उसकी नियुक्ति, उसका निलंबन किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। संवैधानिक भाषा के अंदर वास्तविकता में कोई अंतर नहीं आता है, केवल इतना सा अपने को ध्यान रखना है। और साथ में अपने को ध्यान रखना है कि केंद्र शासित प्रदेश में विधायिका का गठन कर देने के बावजूद संसद की शक्ति में कोई कमी नहीं आती है। संसद अभी भी जो है वह राज्य सूची, संघीय सूची और समवर्ती सूची तीनों विषयों पर कानून बना सकती है। ठीक है, इतनी सी बात अपने को ध्यान रखनी है। हालांकि दिल्ली जो है उसके अंदर एक विशेष प्रावधान लागू होता है,
69वें संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया है। तो इसको एक विशेष दर्जा दिया गया और वो दर्जा क्या है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, एनसीटी क्षेत्र घोषित किया गया है। जिसके कारण यहां की विधायिका कानून व्यवस्था, जमीन तथा जंगल के विषयों पर कानून नहीं बना सकती। हालांकि ये विषय जो हैं राज्य सूची के अंदर आते हैं। अब अगर ये राज्य सूची के अंदर आते हैं तो दिल्ली की विधानसभा के पास इनके ऊपर कानून बनाने की शक्ति होनी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि 69वें संविधान संशोधन 1991 के बाद दिल्ली को एक विशेष दर्जा दिया गया है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का, और उस दर्जे के कारण वहां की जो विधानसभा है उससे ये विषय छीन लिए गए हैं। तो दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था के ऊपर अगर कोई विषय पर कानून बनाना है तो वह संसद के द्वारा बनाया जाएगा। इसीलिए जो दिल्ली की पुलिस है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन रहकर कार्य करती है, ना कि दिल्ली का कोई गृह मंत्री या गृह मंत्रालय होता है। वैसे ही दिल्ली के अंदर जमीन किसको बेची जा सकती है, किसको नहीं बेची जा सकती, जमीन से संबंधित क्या कानून होगा, ये सब चीजें भी किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है, ना कि दिल्ली सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है। और यही बात जंगल पर भी लागू होती है। इतनी सी बात अपने को ध्यान रखनी है। अब अगर अपने संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो जो केंद्र शासित प्रदेश है इनका वर्णन अपने को देखने को मिलता है। यूटी जो है वो संविधान के 229 से 242 में वर्णित है। ठीक है, तो मुख्य प्रावधान 239 है। 240 41 तो ऐसे ही है। 41 तो यही कहता है कि यूटी जो है उसका अपना स्वयं का केंद्र शासित प्रदेश हो सकता है, या इसको किसी अन्य यूटी जो है उसका अपना स्वयं का उच्च न्यायालय हो सकता है, या इसको किसी राज्य के उच्च न्यायालय के अधीन रखा जा सकता है। और वो तो अपने जानते हैं कि जो जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली के अलावा किसी का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। हालांकि जम्मू कश्मीर का अपना एक उच्च न्यायालय है। उसके अलावा जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वो जो निकटतम राज्य है उसके उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इतनी सी बात अपने को ध्यान रखनी है। इसके साथ अपना केंद्र शासित प्रदेश वाला जो टॉपिक है वो खत्म होता है। अगली क्लास के अंदर अपने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए। हैव ए गुड डे। थैंक यू। कीप वॉचिंग।